सभी साथियों को जय हिंद। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका इस स्टैटिक जीके के क्लास में सभी सब्जेक्ट का डेली कंप्लीट रिवीजन होता है। हमारे क्लास में डेली हर सब्जेक्ट से प्रश्नों को शामिल किया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट का रेगुलर क्लासेज आते रहते हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हम सबसे पहले देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं मुख्यालय तथा उसकी स्थापना वर्ष। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसकी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, इसकी भी मुख्यालय जिनेवा में है। इसका स्थापना 1950 में हुआ था। अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, इसके मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1967 में हुआ था। नेक्स्ट आपका है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी भी मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1995 में हुआ था। इस तरह से आप देख लीजिए ऊपर का पाँच का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। तो इसे आप याद रख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF है। इसकी मुख्यालय वाशिंगटन DC यानी अमेरिका में है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। नेक्स्ट है विश्व बैंक। ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। विश्व बैंक की मुख्यालय वाशिंगटन DC है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा, इसकी मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 1957 में हुआ था। अगला प्रश्न है नेक्स्ट देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसकी मुख्यालय इटली रोम में है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र बाल निधि UNICEF, इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA, इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास, इसकी मुख्यालय जिनेवा में। इसकी स्थापना 1964 में। अगला जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इसकी मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी भी स्थापना 1963 में हुआ था। अगला आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। नेक्स्ट आपका है OPEC, देख सकते हैं OPEC पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, इसकी मुख्यालय वियना में है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। अगला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी मुख्यालय लंदन में है। इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। नेक्स्ट जो है आपका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। अगला है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसकी मुख्यालय बर्लिन में है। इसकी स्थापना 1993 में हुआ था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, इसकी मुख्यालय अबू धाबी में है। इसकी स्थापना 2009 में हुआ था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH, इसकी मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1924 में हुआ था। नेक्स्ट है विश्व शतरंज संघ FIDE, इसकी मुख्यालय एथेंस ग्रीस में है। इसकी स्थापना 1924 में हुआ था। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इसकी मुख्यालय ग्लाड स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। नेक्स्ट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसकी मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है। इसकी स्थापना 1907 में हुआ था। नेक्स्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक,
इसकी मुख्यालय संघाई चीन में है। इसकी स्थापना 2014 में हुआ था। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, इसकी मुख्यालय नैरोबी कन्या में है और इसकी स्थापना 1972 में हुआ था। एशियाई विकास बैंक, इसकी मुख्यालय मनीला में है। इसकी स्थापना 1966 में हुआ था। वर्ष आपको याद रखने की उतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप मुख्यालय जरूर याद रखिएगा। अगला है एशियाई विकास बैंक एडीबी, इसकी मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसकी स्थापना 1966 में हुआ था। अगला है वन्य जीव संरक्षण कोष WWF, इसकी स्थापना, इसकी मुख्यालय ग्लांड स्विट्जरलैंड, इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है ग्रीन पीस, इसकी मुख्यालय एम्स्टर्डम है। इसकी स्थापना 1971 में हुआ था। विविध से हम थोड़ा सा अब बायोलॉजी की तरफ चलते हैं। आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि हर सब्जेक्ट का प्रश्न आपके इस क्लास में शामिल रहता है, यानी कंप्लीट रिवीजन होता है। बस आपको डेली इस क्लास को एक बार कंप्लीट रिवीजन करना है। चलिए देखते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में उत्तकों के बारे में अध्ययन किया जाता है। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हेलियोथेरेपी, सूर्य की किरणों से रोगों का उपचार जो किया जाता है उसे हेलियोथेरेपी बोलते हैं। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है मेट्रोलॉजी, माप विज्ञान को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। अगला है न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट है ओडोंटोग्राफी, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोग्राफी कहा जाता है। आर्थोपेडिक्स, विकलांगता के अध्ययन को आर्थोपेडिक्स कहते हैं। पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद है आपका पेडागागी, अध्यापन कला का अध्ययन जो होता है उसे पेडागागी कहते हैं। नेक्स्ट है फिलैटेली, टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति एवं कला का अध्ययन को फिलैटेली बोलते हैं। फोनेटिक्स, स्वर ध्वनि का अध्ययन को फोनेटिक्स कहा जाता है। उसके बाद है आपका फाइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। टेलीपैथी, मानसिक दूर संवेदन की प्रक्रिया के अध्ययन को टेलीपैथी कहा जाता है। नेक्स्ट एक और है वायरोलॉजी, वायरस का जो अध्ययन किया जाता है उसे वायरोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव प्रजातियों का अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी, विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव जो पड़ता है उसके अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एरोनॉटिक्स, वायुयान संबंधी सभी तथ्यों के अध्ययन को एरोनॉटिक्स कहा जाता है। एकॉस्टिक्स, ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एकॉस्टिक कहा जाता है। सिरेमिक्स, चीनी मिट्टी से बने निर्मित बर्तन के निर्माण विधि को सिरेमेटिक्स कहा जाता है। उसके बाद है कीमोथेरेपी, रासायनिक यौगिक से कैंसर जैसे रोगों का उपचार जो करते हैं उसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। क्रायोजेनिक्स, निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणा एवं परिघटनाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्रायोजेनिक्स। अगला प्रश्न है एक्स बायोलॉजी, पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रह पर जीवन की संभावनाओं के अध्ययन को एक्स बायोलॉजी कहते हैं। अगला है एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन एस्थेटिक्स कहलाता है। इथोलॉजी, जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान इथोलॉजी कहलाता है। इपिग्राफी, शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। उसके अलावा आपका है जेनेटिक्स, जीवों की वंश परंपरा का अध्ययन अर्थात अनुवांशिकी को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहलाता है। अगला है हाइड्रोपैथी, जल से रोगों की चिकित्सा को हाइड्रोपैथी कहा जाता है। अगला है हाइजीन, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान को हाइजीन कहा जाता है। होलोग्राफी, लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि को होलोग्राफी कहा जाता है। उसके अलावा हेरोलॉजी, समय मापने से संबंधित विज्ञान को हेरोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद अगला है आपका हिस्टोलॉजी, उत्तकों के बारे में अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद हेलियोथेरेपी, सूर्य की किरणों से रोगों के उपचार को हेलियोथेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट है माइकोलॉजी, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कुछ और बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं शरीर के एंजाइम, अक्सर पूछता है किस में कौन सी एंजाइम पाया जाता है?
टाइलिन, देख सकते हैं टाइलिन, यह लार में पाया जाता है। टाइलिन किस में पाया जाता है? लार में। यह भोजन की मंड को माल्टोज में बदल देता है, याद रखिएगा। अगला है पेप्सिन, यह आमाशय में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। आमाशय में जठर ग्रंथियों से क्या होता है? स्रावित होता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। किसमें? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। तो पेप्सिन कहाँ से निकलता है? आमाशय में जठर रस से, जठर ग्रंथियों से। टाइलिन लार में पाया जाता है। अगला जो आपका है वो है रेनिन। आप देख सकते हैं यह आमाशय में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। यह दूध की प्रोटीन केसिन को कैल्शियम पारकेसिनेट में बदल देता है। तो रेनिन ये भी आमाशय में जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। क्या करता है? दूध की प्रोटीन केसिन को किस में बदल देता है? कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। अगला प्रश्न है ट्रिप्सिन, यह अग्न्याशयी रस में पाया जाता है। अग्न्याशयी रस में यह प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। और अगला है आपका लाइपेज, यह वसा को बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। नेक्स्ट, अब जिस हम पॉइंट को देखने वाले हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध, दो ही तो वर्ल्ड में जो वर्ल्ड वार हुए हैं उनका दोनों का चर्चा अक्सर होते रहता है। कोई भी ना एग्जाम में एक न एक प्रश्न आते ही रहते हैं। इस पॉइंट को भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। देखिए 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसमें 61 देशों ने भाग लिया, जिसका तात्कालिक कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। जी हाँ, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ? प्रारंभ हो गया था। युद्ध 6 वर्षों के बाद 14 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के आत्मसमर्पण के बाद यह युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। फिर क्या होता है? इस युद्ध में एक सोवियत रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन तथा अन्य राष्ट्र थे जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा जाता था। आपका पिछले कई एग्जाम में पूछा है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे, कभी पूछ देगा कौन देश नहीं थे। याद रखिएगा सोवियत रूस ये एक ही है, पहले एक था अब अलग अलग बट गया। उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन और अन्य राष्ट्र, ये सभी किस में आते थे? मित्र राष्ट्र में आते थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं जर्मनी, जापान तथा इटली, इन्हें धुरी राष्ट्र कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? धुरी राष्ट्र कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे। याद रखिएगा कौन थे? इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल और अमेरिका के कौन थे? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर पैडमैन, इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर लिटिल बॉय नामक एटम बम को क्या कर दिया? गिरा दिया। उसके बाद क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध में हुए विध्वंसक परिणामों को देखते हुए विश्व में शांति की स्थापना हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता क्या हुई? महसूस हुई। और उसके बाद क्या होता है कि 24 अगस्त 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जो आज तक चली आ रही है। आप संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हमेशा सुनते रहते हैं, तो आज तक वो क्या है? चली आ रही है। अब हम जब द्वितीय विश्व युद्ध देख ही लिए तो प्रथम विश्व युद्ध भी कंप्लीट ही कर देते हैं। तब देखिए प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इसका तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड बोस्निया की राजधानी में की गई हत्या थी। यानी ऑस्ट्रिया के राजकुमार को हत्या कर दिया गया था। मेन इसका कारण यही था। कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1918 तक चला, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया। कितना देशों ने भाग लिया? 37 देशों ने। इस विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 भागों में बटा था, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। जर्मनी धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था, जिसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, इटली ये सभी इसमें क्या थे? शामिल थे। इसके अलावा मित्र राष्ट्र में आप देख सकते हैं कि मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल थे। इटली बाद में धुरी राष्ट्रों से अलग होकर मित्र राष्ट्रों में जा मिला था। रूसी क्रांति के बाद रूस भी युद्ध से अलग हो गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई।
और 8 जून 1919 को पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 27 देशों के नेताओं ने क्या किया, भाग लिया। और अंत में क्या होता है, 19 जून 1919 को मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मन के साथ काफ़ी अन्यायपूर्ण वायसराय की संधि की, जिससे पूरे विश्व को 20 वर्ष बाद फिर से एक विश्व युद्ध में उलझना पड़ा। यानी मेन जो वायसराय की संधि था, इस यही कारण था कि 20 वर्ष बाद फिर से सभी देश आपस में क्या हो गए, उलझ गए थे। अब इतिहास के जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसके एग्ज़ाम में अक्सर क्या हर एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, उस पॉइंट को देखते। गांधी युग, गांधी जी के बिना कोई एग्ज़ाम तो सारा एग्ज़ाम अधूरा है। तो चलिए गांधी युग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं 1915 में गांधी जी अफ्रीका से क्या हुए, लौटे। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा जाता है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भर्ती करने वाला क्या कहा जाता है, सर्जेंट कहा जाता है। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि मिला था। कौन सी उपाधि मिला था, केसरे हिंद की उपाधि मिला था। अगला है गांधी जी का आंदोलन प्रारंभ हुआ। अपना सबसे पहले आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के विरोध में उन्होंने किया था। यानी अंग्रेजों द्वारा जो नील की खेती करवाई जाती थी, उसके लिए उन्होंने विरोध में आंदोलन किया था। अगला जो किया था दूसरा आंदोलन, गुजरात के खेल जिले में कर नहीं आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था, कर नहीं आंदोलन। महात्मा गांधी का जो तीसरा आंदोलन था, वो था, आपको बता दूं, कि मजदूरों के साथ भूख हड़ताल इन्होंने किया था। उसके बाद टाइम आता है 1919 का। ब्रिटिश सरकार 19 मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारा पॉइंट है। उसके बाद जनरल डायर ने गोलियां चलाई, जिसमें लगभग 400 भारतीय मारे गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आपने नाम सुना होगा, जिसमें जनरल डायर ने क्या किया था, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई, जिसमें 400 भारतीय क्या हो गए, मारे गए थे। इसके बाद जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगला जो है, इस घटना के बाद ध्यान दीजिएगा, इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। इस समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है 19 अक्टूबर 1919 में इस घटना का जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिसका नाम था हंटर कमीशन। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिसका नाम क्या था, हंटर कमीशन। उसके बाद आता है समय 1920 का, जिसमें महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन क्या करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद देखिएगा कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड के कारण यहाँ की आंदोलन स्थगित कर देगी। यानी आंदोलनकारियों ने गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन था, जहाँ पे पूरे पुलिस स्टेशन को ही क्या कर दिया गया था, जला दिया था, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे। उससे आहत होकर महात्मा गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। फिर टाइम आता है 1923 का। क्या होता है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर एक पार्टी बनाई, जिसे स्वराज पार्टी बोला गया। फिर 1924 में कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में, इसमें महात्मा गांधी इसका क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। अगला प्रश्न है, फिर समय आता है 1926। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। 1927 में भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई, और यह फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया। यानी भारत में साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई, 1927 में, लेकिन भारत में आया कब, तो यह आया 1928 में, याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है, लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 1927 में बटलर कमेटी बनी, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना था। बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था, सरकार और राज्यों में संबंधों को सुधारना। फिर साल आता है 1929। 1929 में क्या होता है, कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में होता है। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं। संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, और फिर क्या होता है कि 1929 में पहला गोलमेज सम्मेलन 1930
1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान का 40% पूरा हो गया था, यानी 3 गोलमेज सम्मेलन में संविधान 40% क्या हो गया था, पूरा हो गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान बनाने में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी नमक कानून को तोड़ा। किसने? महात्मा गांधी ने। उसके बाद वर्ष आता है 1931, गांधी इरविन समझौता होता है के साथ यह आंदोलन बंद हो गया, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया, बंद हो गया। और फिर स्टार्ट होता है यहाँ से 1935 वर्ष आता है। इस वर्ष में 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया, जिसके फलस्वरूप सांसदों की सीट निर्धारित की गई। निर्धारित सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। क्या कर दी? अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। अब वर्ष आता है 1942। 1942 में क्या होता है? क्रिप्स मिशन भारत का संविधान 60% बनकर तैयार हो गया और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो था। यानी क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में, किस वायसराय के शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड लिन लिथगो, याद रखिएगा। फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। सबसे पहले बम्बई और कलकत्ता से प्रारंभ होता है। उद्देश्य अंग्रेज भारत छोड़ो, यानी अंग्रेजों को भारत से भगाना मेन उद्देश्य होता है। फिर वर्ष आता है 1946, कैबिनेट मिशन। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 1947 आता है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बना दिए गए और भारत पाकिस्तान रेखा रेड क्लिफ लाइन को कहा जाने लगा। यह किस वर्ष हुआ? 1947 में हुआ। इसके बाद आता है, इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया। इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। तो आज हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को क्या किया है? कवर किया है। गांधी युग से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए हैं, तो आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब आगे है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, भारत मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में। ठीक है, कहाँ है? कोलकाता में। आगे देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली में, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में, केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान कलकत्ता में, राष्ट्रीय भू भौतिकीय अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुरुग्राम में, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी नागपुर महाराष्ट्र में। उसके अलावा आप देख सकते हैं अनुसंधान संस्थान निरय। उसके अलावा है यहाँ पे केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स हैदराबाद में, उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद गुजरात में, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल में। नेक्स्ट, अगला है आपका केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, केंद्रीय चम्र अनुसंधान संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। इसके अलावा
केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान आपका है कहाँ, देहरादून में। तो आप कंप्लीट डेली हमारे क्लास को बस आप एक बार रिवीजन करिए, आपका कंप्लीट जीके जीएस रिवीजन होगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे पूरा का पूरा प्रश्न आपको हमारे क्लास से आएगा। आपको जब एग्ज़ाम में बैठेंगे उसके बाद महसूस होगा हमारे क्लास डेली करने का। तो अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि आप ही कम्पिटिटिव के स्टूडेंट के लिए यह चैनल समर्पित है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। साथ में बता दूं कि जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं हमारे क्लास के माध्यम से आपको पूछे जाते हैं आपके क्लास में क्यूज के रूप में, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न शामिल किया जाता है उसमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।